जैसा कि आप सबने पिछले पार्ट में देखा कि मुसाशी मियामोटो बाकी के साथ फाइट करता है, जहां पर बाकी मुसाशी से हार जाता है। पुलिस भी इसके पीछे पड़ी होती है, इसलिए ये तोकुगावा के पास जाता है, जहां पर इसका सामना डोपोरोची से होता है। डोपोरोची इसके साथ फाइट करता है। यहीं पर डोपो अपना सर इसको मारने की कोशिश करता है, पर मुसाशी इसके सर को ही नीचे कर देता है। माफ करना, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने अभी जो चीजें तोड़ी है वो एक अव्वल दर्जे का मार्शल आर्ट ही तोड़ सकता है। इसके साथ साथ तुम्हारी नजर चारों ओर थी। अब बस भी करो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम मेरे उस अटैक से बच कैसे गए। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। हाँ, ऐसा क्या। और अब यहीं पर मुसाशी मियामोटो अपनी दोनों तलवारें निकालता है और सीधे डोपो की दूसरी आंख फोड़ने वाला होता है, जिसे डोपो डोज कर लेता है। इसकी तलवार तो मुझे दिख ही नहीं रही, फिर भी मुझे इससे डर क्यों लग रहा है। यहीं पर वो डोपोरोची को बीच से ही काट देता है। सच कहूँ तो वो तुम्हारा नाचना ही था। ऐसा कहकर वो डोपो के मुंह पर पंच करता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। फिर भी डोपो अपने पाँव पे खड़ा होता है। डोपो, ज्यादा तो नहीं लगी? तुम्हें याद तो होगा कि मैंने तुम्हें बीच में काट दिया था। हाँ मुझे याद है, काटने का नाटक बढ़िया था। पता है आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? वो है बिना तलवार के लड़ना। सही कह रहे हो। तोकुगावा, एक तलवार मंगवाए। अभी लो, ये तलवार तो मुझे विरासत में मिली थी। यहीं पर मुसाशी मियामोटो इस तलवार की चमक को देखकर कहता है कि भाई काफी अच्छी तलवार है, चलाने में मजा आएगा। डोपोरोची, क्या आप तैयार हैं? यहीं पर डोपो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तोकुगावा कहता है कि इस बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, ये असलियत में ही मुसाशी मियामोटो है। बस करो दद्दा, मुझे भी पता है कि ये मुसाशी मियामोटो है। बड़ा बहुत देर हो चुकी है। भले ही इसके पास हथियार है, पर कराटे का हर मूव हथियार से भी ज्यादा पावरफुल होता है। तुम लोग बड़े मजाकिया किस्म के हो। ये सुनकर डोपो गुस्से के साथ मुसाशी की ओर बढ़ता है कि तभी मुसाशी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर इसको काट देता है। डोपोरोची अब जमीन पर होता है। अरे भाई काट दिया इसने यार। नहीं, मैंने इन्हें नहीं काटा, बस दबाया है। मिसाल के तौर पर जब तक तलवार को खींचा न जाए तब तक हम नहीं काट सकते। तोकुगावा, आपकी ये विरासत में मिली हुई तलवार तो कमाल की है। कि तभी मुसाशी के चेहरे से खून निकलने लग जाता है। हाँ ओरोची-सान, मुझे अपनी बात वापस लेनी होगी। मैंने कहा था कि तुम कागज तक नहीं काट सकते, पर तुम्हारे हाथ पाँव तो तलवार की तरह तेज है। और अब डोपोरोची ये मैच हार जाता है। वो तोकुगावा के साथ बात कर रहा होता है। उम्मीद है कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा। यकीन नहीं होता कि वो असली मुसाशी मियामोटो है। सवाल थोड़ा मुश्किल है, पर आप मुझे बताएंगे कि इस फाइट का नतीजा क्या निकला? तोकुगावा, जापान की तलवार सबसे तेज होती है। उस तलवार ने मुझे बस छुआ और काटा नहीं। बिना घायल हुए फाइट में हार जाना, ये तो हारने से भी ज्यादा दर्दनाक है। कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर हमें सी किंग रेत्सु का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मीडिया वालों के सवालों का जवाब दे रहा होता है। सर, सुनने में आया कि ये एक एग्जीबिशन मैच था। आप सब मेरी बात सुने। मैं पैर, घुटने और कोहनी का इस्तेमाल किए बिना ही इस फाइट का विनर बना हूँ। बॉक्सिंग में मैंने ये जो बेल्ट जीती है, इसमें मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है और अब मैं जापान जा रहा हूँ। बतौर बॉक्सर मैं अपना करियर यहीं पर ही खत्म करता हूँ। सर, आप बताएंगे कि जापान में आप किसके साथ लड़ने वाले हैं? एक से नहीं, मैं कई लोगों के साथ लड़ने वाला हूँ। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? पंच, किकिंग, तलवार और बाकी सारे वेपन्स का इस्तेमाल करूंगा मैं उस आदमी से लड़ने के लिए। गाइस, ये सुनकर तुम समझ रहे होगे कि इसकी फाइट हमें किसके साथ देखने को मिल सकती है। और अब रेत्सु जापान में जाकर कात्सुमी से मिलता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि डोपोरोची हार गया। क्या? वो तो एक बेमिसाल फाइटर हैं, आखिर वो कैसे हार गए? कुंफू और कराटे की वजह से उन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। कात्सुमी कहता है कि हाँ भाई, मुझे भी पता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, पर वो इस मैच को हार चुके हैं और वो भी गंदे तरीके से। रेत्सु कहता है क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ा? मैच में कोई बेईमानी नहीं हुई तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उनकी फाइट मेरे साथ होती है तो ये कोई बदला नहीं होगा, बल्कि ये मेरी नीची लड़ाई होगी। वो तो हथियार इस्तेमाल करता है ना। रेत्सु-सान, आप ये बताएं, कुंफू और कराटे ये किसी हथियार से कम है? कुंफू और कराटे टेक्निक के इस्तेमाल से एक अकेला बंदा कई लोगों को निपटा सकता है। हाँ, बात तो सही है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वो कई पुलिस वालों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है, इसलिए तो ये दुनिया भर में मशहूर है। सही कहा तुमने। मैंने एक वीडियो में मुसाशी मियामोटो को देखा था, जहाँ पर उसे कई पुलिस वालों ने घेर रखा था, जिन्हें वो मच्छर की तरह मसल कर आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब हमारी वेपन डिफेंस टेक्निक बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कात्सुमी, फाइट में हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो उसको करो। सीन शिफ्ट होता है मुसाशी मियामोटो पर, जो लाइटर को जलाता है और वो कहता है अरे वाह वाह भी वाह, क्या चीज है ये। फिर वो लाइटर की हेल्प से आग को जलाकर उसमें से राख को निकालता है और वो अपने चेहरे पर लगा देता है। अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी तोकुगावा आता है। कैसे हैं मुसाशी
मियामोतो, आपसे एक बात करनी थी। हाँ तो कहिए ना। इसके बाद तोकुगावा मुसाशी मियामोतो को अंडरग्राउंड अरीना में लेके जाता है। तोकुगावा कहता है आज से 3 दिन बाद आपकी फाइट होगी सी किंग रेत्सु से, जिसमें नियम होगा पहली बार अंडरग्राउंड अरीना में हथियार लाने की अनुमति दी जाएगी। तोकुगावा, हथियार लाने की अनुमति का सुझाव आपको इस आदमी ने दिया है ना? हाँ, मैं चाहता हूँ कि इस लड़ाई का साफ नतीजा निकले, क्योंकि तुम एक बेहतरीन स्वॉर्डमैन हो और मैं एक कुंफू मास्टर। इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड के बिना ही हरा दूं, पर स्वॉर्ड के बिना मुसाशी मियामोतो कमजोर नहीं कहलाता। हो सकता है कि वो मुझे भी हरा दे। हाँ, तुम्हें लगता है कि स्वॉर्ड के बिना तुम मुझे हरा दोगे? अगर ऐसा है तो हो जाए दोनों हाथ। यहीं पर रेत्सु मुसाशी को किक करता है कि तभी मुसाशी इसके नकली पाँव को तोड़ देता है। पर रेत्सु की दूसरी किक जब मुसाशी पर पड़ती है तो मुसाशी वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। रेत्सु भाई, ये तूने क्या कर दिया? कहीं मार तो नहीं दिया इसको? ये अभी बेहोश हुआ है। जब ये होश में आए तो उसे कहना कि अगली बार ये मेरा नकली पाँव नहीं तोड़ पाएगा। वहीं मुसाशी ये सोच रहा होता है बहुत ही दरिया दिल इंसान है ये। वहीं अब सीन शिफ्ट होता है मोतोबे पर, जो तोकुगावा से मिलने के लिए आता है। मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन से मैंने उसका वीडियो देखा तभी से मुझे पता चल गया कि ये नॉर्मल फाइटर नहीं है। हाँ, ये तो है। एक बात बताइए तोकुगावा, मैंने सुना है कि मुसाशी और रेत्सु की फाइट में आपने हथियार लाने की इजाजत दी है। हाँ, क्योंकि हथियारों की मांग रेत्सु ने ही की थी। अगर ऐसा है तो रेत्सु को मशीन गन के साथ उतारिएगा। क्या आखिर कहना क्या चाहते हो? आपको पता नहीं है शायद, मुसाशी वो बंदा है जो जंग में सर्वाइव करता था। जिन्होंने असलियत में जंग को फील ही ना किया हो, उनसे ऐसी ही उम्मीद रखी जा सकती है। आपको फाइट्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। देखो, हथियार लाने की मांग रेत्सु ने की थी। यार अब ये मत कहना कि रेत्सु को भी कुछ नहीं पता। तोकुगावा, जो भी रेत्सु और मुसाशी की फाइट देखना चाहता है उन्हें पता है कि उन्हें देखने को क्या मिलेगा। रेत्सु हमेशा ही फाइट्स में अपनी जान की बाजी लगा देता है, इसलिए तो वो फाइट ईमानदारी के साथ जीतता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस जमाने के सैमुराई बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। उन्हें हर हथियार चलाना आता था, जिसमें चाबुक, शूरिकेन और तलवार थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इन सभी हथियारों को बड़े ही अच्छे तरीके से चला सकता हूं। इनमें कुछ हथियार ऐसे भी मौजूद हैं जिन्हें युजिरो हानमा तक नहीं चला सकता। ओह, ऐसा है क्या? क्या तुम भी मुसाशी से फाइट करना चाहते हो? नहीं, मेरे अंदर फाइट करने की तमन्ना नहीं, बल्कि सबको बचाने की तमन्ना है। दूसरी तरफ रेत्सु हथियारों के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिनमें तलवार और शूरिकेन होते हैं। कि तभी रेत्सु तलवार से उस डंडे को काट देता है। हाँ, इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी तुम्हारा हथियारों के साथ लगाव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। तुम पहले से ज्यादा तेज हो गए हो रेत्सु। यहीं पर रेत्सु एक फाइटर के साथ फाइट करता है। ये फाइटर अपना घुटना रेत्सु को मारता है कि तभी रेत्सु इसको पंच करता है, जिससे ये वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। हाँ, इस चीज को कहते हैं शोरी, जिसका इस्तेमाल करके हम हड्डियां, मसल्स और स्किन को मजबूत बना लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। पर ये कोई टेक्निक नहीं है, इसलिए तुम सबको इस पंख की तरह बनना होगा। इसके इस्तेमाल से तुम्हें अपने जिस्म के तनाव को कम करना होगा। हमारे जिस्म में जो नसें होती हैं वो जिस्म के हर एक पुर्जे को जकड़ कर रखती हैं। फिर ये जकड़न जैसे ही खत्म होती है तो मजबूत शरीर भी बड़ा जैसा लचीला हो जाता है, बिल्कुल एक परिंदे की पंख की तरह। और फिर पंख बनते ही तुम्हारी तरफ तूफान है, मिसाइल चले या फिर गोलियां तुम्हें बिना छुए ही आगे निकल जाएंगी। सच कहूँ तो पंख को तलवार भी नहीं काट सकती। ऐसा कहकर ये चच्चा अपने करतब दिखाने लग जाता है। कासमी सोच में पड़ जाता है कि भाई जापानीज तलवारबाजी से चाइनीज तलवारबाजी कहीं ज्यादा अलग है। रेत्सु, खड़े हो जाओ। रेत्सु, कुछ ऐसा करना जिससे तुम मेरे वार से बच जाओ, पंख जैसे बन जाओ। अगर तुमने अपने जिस्म को मेरी तलवार के साथ जोड़ दिया तो मुसाशी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सीन शिफ्ट होता है मुसाशी मियामोतो पर। हाँ भाई, क्या अब भी ये ट्रेनिंग कर रहा है? तभी पेड़ से एक पत्ता गिरता है, जिसे मुसाशी 4 हिस्सों में ही काट देता है। दूसरी तरफ रेत्सु पंख बनने के चक्कर में इस चच्चा से काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। महान का रेत्सु अभी भी टिका हुआ है। यहीं पर ये चच्चा अपना फाइनल अटैक करता है, जिसे रेत्सु घूम कर डोज कर लेता है, जिससे रेत्सु इस भारी भरकम शरीर के साथ इस शोली टेक्निक को सीख जाता है। सब लोग खुश होते हैं कि तभी मोतोबे कहता है, हाँ भाई, इस फुर्तीली टेक्निक के साथ तुम मुसाशी का सामना कर लोगे। 4000 साल पुराना चीनी इतिहाद। हंसाओ मत मुझे यार। सीन दोबारा से मुसाशी पे जाता है, जो उन पत्तों को काटे जा रहा होता है कि तभी एक पंख नीचे गिरता है, जिसे मुसाशी काट देता है। तोकुगावा बहुत ज्यादा हैरान होता है। मुसाशी सान, क्या मुझे बताएंगे कि भाई आप इतनी जल्दी से तलवार को बाहर निकाल कैसे लेते हैं? तलवार हाथों से नहीं, कमर के दम से निकाली जाती है। एक ही झटके में सामने वाले के 2 टुकड़े कर दो, चूक गए तो बचोगे नहीं। दूसरी तरफ मोतोबे कहता है कि रेत्सु सान, तुम्हें लगता होगा तुम इस मामूली सी टेक्निक को सीख कर मुसाशी मियामोतो को हरा दोगे। देखो कौन है वो योद्धा जो जापानीज युद्ध कलाओं की पूजा करता है। देखते इसके लड़ने के तरीके को
जान लिया? रेत्सू को शौली मैंने ही सिखाई है। मैं आपके नजरिए को समझता हूँ, क्योंकि आप चाइना से है ना। आपको उस जमाने के योद्धाओं का पता नहीं। वो जब भी लड़ते थे तो उनमें से एक जान जरूर जाती थी। हमारी तरह उन्हें बार बार लड़ने का मौका नहीं मिलता था। जो भी हो, हम लड़ना तो उन्हीं से सीखे हैं ना। अच्छा, तो बताए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। रेत्सू, तुम तलवार लिए मुशाशी के सामने मशीन गन भी लेके चले जाओ, तब भी तुम उसको नहीं हरा पाओगे। अब मैं इस बेइज्जती को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर बताएं मुझे क्या करना होगा। यहीं पर मोटोबे कहता है कि भाई तुम्हें अगर उसको हराना है तो मुझसे फाइट करनी होगी। सीन तोकुगावा पे जाता है, जो ये सोच रहा होता है कि इस सुनसान पड़े अरीना के अंदर कल शोर शराबा होगा कि तभी तोकुगावा को अरीना के चारों ओर खून ही खून दिखाई देता है, जिससे तोकुगावा कांपने लग जाता है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं पहले आपको हराऊं, तभी जाके मैं मुशाशी मियामोतो को हरा पाऊंगा। तो फिर ठीक है। ऐसे कहकर रेत्सू अपना पंच इसकी तरफ बढ़ाता है कि तभी मोटोबे इसकी कोहनी पर प्रेशर डालता है, जिससे रेत्सू दूर चला जाता है। रेत्सू अपनी कोहनी को देखता है, ऐसा लगा कि मेरी कोहनी टूट गई। ये अटैक तो कमाल का था। कि तभी रेत्सू अपना दूसरा अटैक करता है। यहीं पर मोटोबे इसके हाथ को ही मोड़ देता है। रेत्सू जैसे तैसे करके खुद को छुड़वा लेता है। कात्सुमी सोचता है कि मुझे रेत्सू की पावर का तो पता था, पर मोटोबे रेत्सू से भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, रेत्सू सान तो ऐसा ही करेगा। मुझे पता था कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, पर मुशाशी से ज्यादा नहीं। यहीं पर चच्चा काकू इसको बेहोश कर देता है। तो गाइस, अब रेत्सू अंडरग्राउंड एरिना में होता है, जहाँ पर इसका सामना बाकी से होता है। बाकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहीं पर बाकी कहता है कि आपका जैकेट थोड़ा बाहर ही लग रहा है, लगता है कि आप बुरी तैयारी के साथ आए हैं। सब कुछ मुकाबले के नियम के हिसाब से है। ओ रेत्सू, आप बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम कहना क्या चाहते हो? आपका मुकाबला एक सैमुराई के साथ है, फिर भी आप ईमानदारी के साथ फाइट करना चाहते हैं। बाकी रेत्सू की तारीफ करता है। सामने सैमुराई था, फिर भी फाइट ईमानदारी के साथ जीतने के लिए आपने उस सैमुराई को तलवार पकड़ा दी। आपका जवाब नहीं है रेत्सू। यहीं पर ये चच्चा काकू कहता है, चलो अब मुकाबले का टाइम हो चुका है, चलते हैं। और अब ये तीनों अंडरग्राउंड एरिना की तरफ जाने लग जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है मुशाशी पर, जो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होता है। क्या है भाई, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने जा रहा है, फिर भी चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं है। अब मेरे से सब्र नहीं हो रहा, मैं जल्दी से फाइट करना चाहता हूँ। और अब मुशाशी तलवार लेकर अंडरग्राउंड एरिना में चला जाता है। चारों तरफ शोर ही शोर होता है। अरे भाई, क्या ये वही है? मुशाशी बहुत ज्यादा हैरान होता है। सब लोगों की नजर इसकी तलवार पर पड़ती है। तोकुगावा एंड शिबुकावा ये दोनों ही मुशाशी मियामोतो को ही देख रहे होते हैं। रेत्सू अब मुशाशी मियामोतो के सामने खड़ा होता है। सब लोगों को यकीन होता है कि भाई रेत्सू इसको हरा देगा। अब यह ढोंगी मुशाशी जान से जाने वाला है। और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अरीना के बिल्कुल बीच में तलवारों का ढेर रखा होता है, और फाइट के दौरान ये लोग इन हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही जो हथियार इनके पास है वो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मना है बंदूक एंड विस्फोटक का। सब लोग इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। इनकी फाइट को देखने के लिए जैक हानमा भी आया होता है। और अब ये दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर होते हैं। बाकी कहता है कि रेत्सू आप अपना बेस्ट देना। काकू कहता है बेटा जीत के वापस आना। और अब मैच स्टार्ट होता है। सब लोगों की नजर इन दोनों पर होती है कि भाई शुरू कौन करेगा। ऊपर से कात्सुमी और मोटोबे इन दोनों को ही देख रहे होते हैं कि तभी रेत्सू अपना जैकेट खोलता है, जिसके अंदर कई सारे शूरिकिन और चाकू होते हैं, और एक शूरिकिन सीधा मुशाशी को मारता है, जिसे मुशाशी डोज कर लेता है। सब लोग इस धमाकेदार मुकाबले को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। मुशाशी पर रेत्सू कई सारे शूरिकिन से अटैक करता है, जिसे मुशाशी इजिली डोज कर होता है। कुछ को ये अपने हाथों से पकड़ लेता है और एक को तो बीच में ही काट देता है। शूरिकिन वैसे तो एक नॉर्मल हथियार है, पर ये इतना पावरफुल है कि फ्लैंक पन के भी आर पार जा सकता है, लेकिन एक भी शूरिकिन मुशाशी को छू नहीं पाई। सब लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। इस मुकाबले से इन सभी लोगों को ये बात तो समझ आ ही जाती है कि भाई इनके सामने खड़ा हुआ ये इंसान असली मुशाशी मियामोतो है। दूसरी तरफ रेत्सू के सारे हथियार खत्म हो जाते हैं। अरे ये क्या, रेत्सू के सारे हथियार खत्म हो गए? एक ही बारी में सब कुछ इस्तेमाल कर लिया इसने। यहीं पर रेत्सू अपना जैकेट उतारता है और उसको जमीन पर घुमाने लग जाता है। अरे ये क्या कर रहा है? अब मजा आएगा। कि तभी रेत्सू जैकेट की हेल्प से उस मिट्टी को मुशाशी की तरफ फेंकता है। इस मिट्टी के अंदर जो दांत और नाखून थे वो सीधे मुशाशी को लगते हैं, पर मुशाशी अपनी पलक तक नहीं झपकाता। रेत्सू दूसरा अटैक करता है। दांत और नाखून सीधे मुशाशी की आंखों में लगते हैं, पर मुशाशी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बाकी फुल्ली शॉक्ड होता है। इसके साथ साथ अरीना में बैठी ऑडियंस और शिबुकावा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। कि तभी मुशाशी अपना सर झटकता है, जिससे नाखून और दांत नीचे गिर जाते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने दुश्मन के पास नहीं आ रहे क्या? तुम ऐसे ही फाइट करते हो रेत्सू? तुम्हारे सारे हथियार खत्म हो गए, तो अब क्या थूक से वार करोगे? कंट्रोल रेत्सू कंट्रोल। यहीं पर रेत्सू अपना जैकेट मुशाशी की ओर फेंकता है। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ और कर पाएगा। मुशाशी इसके जैकेट को काट देता है कि तभी रेत्सू एक और हथियार से इस पर अटैक कर देता है। मुशाशी नीचे गिर जाता है। ये होती है नोधारी चाबुक, एक चाइनीज वेपन। ये क्या, मुशाशी नीचे गिर गया? मुशाशी खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है।
रेत्सु इस चाबुक को बड़ी ही तेजी से घुमा रहा होता है। बाकी काकू और अरीना में बैठी सारी ऑडियंस इसी को ही देख रही होती है, मगर मुशाशी कुछ और ही सोच रहा होता है। ये चाबुक तो काफी तेज है, पर इस चाबुक को घुमाने वाले हाथ बहुत ही ज्यादा नरम है। ये आखिर हाथ क्यों रहा है? इसने तलवार क्यों छोड़ दी? यहीं पर रेत्सु दूसरा अटैक करता है जिसे मुशाशी डोज कर लेता है। इस अटैक में ये सिर्फ 3 फीट ही पीछे हुआ। यहीं पर रेत्सु अपनी चाबुक का वार जैसे ही मुशाशी पे करता है तो मुशाशी इसके हाथों से छीन लेता है। रेत्सु और अरीना में खड़े हुए सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसका लोहा बहुत बेकार है, ये चाबुक किसी काम की नहीं है। इसके इस्तेमाल से तुम सामने वाले को घायल तो कर सकते हो पर मार नहीं सकते। तुम्हें क्या लगा कि तुम इसका इस्तेमाल करके मुशाशी मियामोतो को हरा दोगे? चलो तुम्हारे चाबुक को आजमा लिया जाए। रेत्सु सोच में होता है कि भाई आखिर ये मेरे अटैक से बच कैसे गया? मुझे अटैक करने के कई सारे मौके मिले। यहीं पर मुशाशी इन दोनों चाबुक को अपनी तलवार की तरफ पकड़ता है। सब लोगों की नजर मुशाशी पर ही होती है कि आखिर अब क्या देखने को मिलेगा। लाइक कर देना यार। मैं समझ गया, ये वैसा करने वाले हैं जैसे उन बेम्बू के साथ किया था। फिर मुशाशी जोर से उन चाबुक को जमीन पर मारता है जिससे वो एक ही वार में टूट जाते हैं। ये देखकर रेत्सु के तो दिमाग के तार ही जल जाते हैं। अरे यार ये कोई हथियार नहीं है। अब कह भी दो कि ये तुम्हारे बस का नहीं है। हम इस नौधारी चाबुक को बचपन से ही चलाते आ रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हमारे हाथ छिल जाया करते थे और उनसे खून निकलने लग जाता था, फिर भी हम रुकते नहीं थे। घाव को खत्म करने के लिए हम उस पर नमक लगाते थे। जो घाव आसानी से नहीं भरते थे उन्होंने हमें बहुत सताया, पर इस ख्याल ने कभी नहीं कि ट्रेनिंग करते वक्त ये चाबुक टूट सकती है। यहीं पर मुशाशी अपनी तलवार निकालकर रेत्सु की तरफ फेंकता है। ये लो, इसे चलाना चाहोगे? फिक्र मत करो, इसे चलाना बहुत आसान है। ऐसा कहकर ये रेत्सु को पंच मारने की कोशिश करता है, पर रेत्सु इसके अटैक को डोज कर तलवार से इसे गंदे तरीके से धो देता है। जैसा कि किताबों में लिखा हुआ है, तुम एक नंबर के नीच इंसान हो, पर मैं भी एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो निहत्थे पर कभी वार नहीं करता। वेल अब मुशाशी जैसे तैसे करके खड़ा हो जाता है। जब मैं नीचे पड़ा था तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। अब तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब तुम मरने वाले हो। ये सुनकर अरीना में बैठे सभी लोग इस पर हंसने लग जाते हैं। मुशाशी शॉक्ड होता है कि आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं। तभी मुशाशी अपनी सोर्ड को फेंककर रेत्सु के पास आता है कि तभी रेत्सु इसको दोबारा से धो देता है। मैंने कहा था कि बिना हथियार के मेरे पास मत आना। कि तभी मुशाशी इसका पांव पकड़ लेता है और उसे एक ही हाथ से उठा लेता है। जितने दिखते हो उससे ज्यादा भारी हो तुम। रेत्सु समझ नहीं पाता कि मेरा वजन 100 किलो से भी ज्यादा है, फिर भी मुझे इसने एक ही हाथ से उठा रखा है। अरीना में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और ये क्या महासी किंग रेत्सु मुशाशी के कब्जे में है। कि तभी मुशाशी रेत्सु को पीछे की तरफ करता है और सीधे जमीन पर मारता है। इतनी जोर से जमीन पर टकराने के बावजूद भी रेत्सु फिर से खड़ा हो जाता है। सब लोगों को समझ नहीं आ पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। वेल अब मुशाशी रेत्सु की ओर बढ़ता है। रेत्सु कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। यहीं पर रेत्सु धीरे से पंज आगे बढ़ाता है। मुशाशी इसको पकड़कर फेंक देता है। तभी रेत्सु मुशाशी को किक करता है जिसे मुशाशी डोज कर लेता है और अब रेत्सु अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। और अब रेत्सु मुशाशी पर कई सारे अटैक करता है जिसे मुशाशी इजीली रोक लेता है। कि तभी मुशाशी इसको कोहनी से पकड़कर फेंकता है जिससे रेत्सु की कोहनी टूट जाती है। लगता है कि रेत्सु की कोहनी टूट गई। रेत्सु चलो अब कुछ करो भी। कि तभी रेत्सु के होश उड़ जाते हैं। मुशाशी हथियारों के पास चला जाता है। ये हथियार नहीं बल्कि कबाड़ है, इनका लोहा बहुत बेकार है। ऐसा कहकर मुशाशी हवा में ही तलवार को तोड़ देता है। ये हथियार भी कुछ खास नहीं, रसोई में सब्जियां काटने के काम आएगा ये। मुशाशी का ध्यान रेत्सु पे जाता है जो एक पोज में होता है जो कि बाकी का स्टांस होता है। सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि भाई रेत्सु आखिर इस स्टांस को करके क्या करना चाहता है। तो गाइस इस स्टांस में आपका वजन आपके दाएं पैर पर होता है और बायां पैर दाएं पैर से आगे होता है। इस पोज के इस्तेमाल से शरीर आधा घूम जाता है जिससे सामने वाले को आधा ही दिखाई देता है। कंधा थोड़ा गर्दन के पास जिससे आने वाला अटैक सीधे कंधे पे लगेगा ना कि गर्दन पे। दायां हाथ हमले के लिए तैयार रहता है और बायां हाथ डिफेंस के लिए। मुझे याद भी नहीं कि मैंने इस पोज को कब शुरू किया था। दूसरी तरफ मुशाशी तलवार लिए रेत्सु की ओर बढ़ने लग जाता है। इस पोज के इस्तेमाल से मुझे काफी मदद मिल रही है। मेरे सामने मुशाशी है जो मुझे काटने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुशाशी की बॉडी से एक ओड़ा निकलने लग जाता है। तो रेत्सु तैयार हो तुम? ऐसा कहकर मुशाशी रेत्सु पर तलवार चला देता है पर वो उसको काटना नहीं। सब लोगों की नजर इसी फाइट पे टिकी होती है। रुक क्यों गए? तुमने मुझे काटा क्यों नहीं? यही पर रेत्सु तलवार के साथ मेल बना के मुशाशी के चेहरे पर एक जोरदार किक करता है। मुशाशी के मुंह से खून निकलने लग जाता है और मुशाशी यहीं पर ही ढेर हो जाता है। सब लोगों का मुंह खुला का खुला होता है कि आखिरकार रेत्सु ने कर ही दिखाया। बाकी काकू मोतबे और सारी की सारी ऑडियंस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है। रेत्सु सोचता है कि बाकी के इस मूव ने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, शुक्रिया बाकी। रेत्सु मुशाशी की ओर बढ़ता है। मुशाशी इस अटैक से बहुत ज्यादा घायल हो गया था। लगता है कि इसे बहुत जोर की लगी है यार। मुशाशी दर्द से तड़पने लग जाता है। चलो अब रेत्सु इसको खत्म कर दो।
मैं इसे खत्म करूंगा। हालांकि आखिरी वार की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं ऐसा करूंगा। ऐसा कहकर रेत्सु इस पर कूद जाता है कि तभी मुसाशी उस पट्टे को रेत्सु की गर्दन में डाल देता है, साथ ही उसके हाथ और पैर दोनों को ही बांध देता है। ये क्या, ये तो घायल होने का नाटक कर रहा था, ये है जकड़ने का दाव। रेत्सु इसके सामने बिल्कुल बेबस होता है। सब लोग चिल्लाकर कहते हैं ये तो चीटिंग हुई ना। मुसाशी रेत्सु के हाथ पैर ऐसे तरीके से बांधता है कि वो हिल भी ना पाए। देखा इसने कितनी चालाकी के साथ हमला किया। इसका मार्शल आर्ट हमारे से बहुत ज्यादा अलग है। यही पर तोकुगावा कहते हैं कि भाई ये हमले तो ऐसे ही होते रहेंगे जब तक कोई साफ नतीजा नहीं निकलता। मुसाशी का हमला रेत्सु की लापरवाही की वजह से हुआ, मुझे इसमें कोई भी गलती नहीं दिखाई दे रही। मुकाबला खत्म, ना कोई नॉकआउट हुआ और ना ही किसी की जान गई। सबसे निचले दर्जे की हार है ये। हाथ पैर बिल्कुल सलामत होने के बावजूद भी आप 1 इंच भी ना हिल पाओ, ये तो बेहद शर्मनाक है। खड़े क्यों हो, जल्दी अब मार दो मुझे। बस करो, और कर दिखाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें अपनी मर्जी से मरने की भी इजाजत नहीं है। ये सुनकर रेत्सु बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तुम्हारे अटैक कई बार मुझे लगे, मानना पड़ेगा तुम्हारे हाथ और पैरों में बहुत जान है। देखो तुमने मेरी नाक की हड्डी भी तोड़ दी। और मुसाशी अपनी तलवार को उठाकर कहता है कुछ हमले तुमने किए और कुछ मैंने। तुम बच गए और तुमने मुझे किक मारी और फिर मैंने चाल चली और तुमको मैंने बांध दिया। वेल अब मुसाशी रेत्सु के ऊपर खड़ा होता है, वो तलवार को कट करके कहता है क्यों ना अब खेल खत्म किया जाए। सब लोग इसको रोकने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, ये तो काटने वाला है। नहीं रुकने वाला मुसाशी, अब ये काट देगा भाई, काट देगा। यहीं पर मुसाशी कट करता है जिससे वो पट्टियां और रेत्सु के बाल दोनों ही खुल जाते हैं। रेत्सु पीछे घूमता है जिससे वो तलवार इसके सर पे लगती है। यही सही वक्त है उस टेक्निक को इस्तेमाल करने का। रेत्सु इस तलवार के साथ मेल बनाने की कोशिश करता है जिससे मुसाशी इसके पाँव को काट देता है। मुसाशी-सान, मेरा नकली पैर इतना पावरफुल होना चाहिए था कि उसे कोई काट ना पाए। यहीं पर रेत्सु की आधी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। सोचा नहीं था कि ये बात आगे बढ़ जाएगी। छोली ही हार गया। मैंने तो तुम्हें बीच से पूरा काट दिया था, फिर भी तुम बच कैसे गए। ये मुझे पूरा नहीं काट पाया, इसका मतलब शोली अभी हारा नहीं है। मैं अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। चलो अब एक और वार करो। ओह ऐसा क्या, आधा कट जाने के बावजूद भी एक और वार लेने की ताकत है इसमें। जिस्म आधा कट चुका है, हाथ जमीन पर टिके हुए हैं, पैर बिल्कुल सीधे, मुझे इसका निशाना बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। और अब रेत्सु अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके मुसाशी की ओर बढ़ता है। चलो अब रेत्सु, इस मुकाबले को और नहीं बढ़ाना चाहता मैं। यहीं पर मुसाशी अपनी सोट निकालता है और रेत्सु के आते हुए पंच को बीच से काट देता है। ये क्या, रोक लिया इसने। वाह भाई, रेत्सु ने अपने पंच से तलवार को रोक लिया। ये बंदा वाकई में बहुत कमाल का है। मुसाशी, अब तुम गए। कि तभी मुसाशी गायब होकर रेत्सु को उठाकर फेंक देता है और यहीं पर वो अपनी सोट का इस्तेमाल करके इसकी कमर को कट कर देता है। और अब ये पंख 2 हिस्सों में कट चुका है। बेहतरीन मुकाबला रहा। रेत्सु की पूरी बॉडी से खून निकलने लग जाता है। यहीं पर रेत्सु को एक फ्लैशबैक आता है। रेत्सु कहता है क्या एक बार काट दिया जाए तो क्या मुकाबला खत्म? मुकाबला तो छोड़ो, बंदा खत्म हो जाता है। रेत्सु कहता है कि मुझे इन नुकीले हथियारों से बहुत ज्यादा नफरत है। मेरा मानना है कि जब तक सर से धड़ अलग नहीं होता तब तक हम दूसरा अटैक कर सकते हैं। इस जज्बे को कायम रखना। और अब रेत्सु अपने पेट पर हाथ रख के बैठा होता है। यही वो पल है जहाँ पर मुझे अपना दूसरा अटैक लैंड करना है। रेत्सु के जिस्म से बहुत ज्यादा खून बहने लग जाता है। सब लोगों की नजरें रेत्सु पे ही होती है। मुझे अब समझ आ रहा है कि शरीर का करना इसे कहते हैं। इसी के साथ रेत्सु जमीन पर गिर जाता है। मुझे अभी समझ आया कि ये कब हुआ। जब मुसाशी ने मुझे ऊपर से घुमाया तब मैंने तलवार को कस के पकड़ा हुआ था, मगर एक ही पल में तलवार की पकड़ जब ढीली हुई तब मैंने उसको जाने दिया। इसी दौरान एक तलवार मेरे धड़ को चीरते हुए आगे निकल गई। इसमें मेरे अंग भी कट चुके थे। इसके साथ साथ मेरी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। यहीं पर रेत्सु की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। जवाबी हमला बहुत मुश्किल है क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो सकता। ये सीख काम आएगी शायद अगली बार। तो गाइस अब यहीं पर रेत्सु की डेथ हो जाती है। यहीं पर मुकाबला खत्म। मुसाशी मियामोटो आगे बढ़ने लग जाता है। सभी लोगों की धड़कन रुक जाती है। यह रेत्सु की डेथ से मैं भी बहुत ज्यादा दुखी हुआ था। अरीना में बैठे हुए सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। उन्हें खुद पे ही शर्म आ रही होती है कि वो जिंदगी और मौत की फाइट को बड़े चाव के साथ देख रहे होते हैं। तो वो कहता है कि जीतने के बाद हर एक विजेता की तारीफ होती है, ऑडियंस उसे घेर लेती है। और इस विजेता को देखो जिसके पास तक कोई नहीं आ रहा। ऐसा तो होता है एक मुसाशी। इसके बाद मुसाशी मोटो यहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है रेत्सु पर जिसको पट्टियां बांध दी जाती हैं। सब लोग रेत्सु को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होते हैं। तो वो कहता है कि
कि आप सब मुझे ये बताएं, क्या मैंने जो किया वो गलत था? बकवास बात है, ये मुकाबला और इन हथियारों का इस्तेमाल हमारे रेत्सु की ही तो चाहत थी ना। अगर मैं ऐसा कह भी दूं तो ये अभी मुझे काटने के लिए खड़ा हो जाएगा। ये सुनकर तोकुगावा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसी के साथ अरीना एक गहरे सन्नाटे में गुम हो जाता है और अगले दिन तोकुगावा मुसाशी को कहता है, तो जैसा कि आप सबने सोचा था कि आपके लिए ये जीत बहुत ज्यादा आसान होगी। जिस फाइट में चेहरे को इतनी चोट पहुंचे वो जीत कैसे आसान हो सकती है? तोकुगावा सीधी बात करता है कि क्या बताएंगे कि रेत्सु आपकी नजरों में कैसा फाइटर था? सेकिगाहारा की जो जंग में थे ये उनकी टक्कर का था। तोकुगावा कहते हैं कि भाई थोड़ा एक्सप्लेन करोगे बिल्कुल मेरी तरह, और हाँ सब्सक्राइब भी कर दो। यहीं पर सेकिगाहारा की जंग का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मुसाशी की एज सिर्फ 17 साल की होती है, फिर भी वो इन लोगों को गंदे तरीके से मार रहा होता है। चलो आ जाओ, बच्चा भी और खेलना चाहता है, तुम सब आज मेरे हाथों से मरोगे। यहीं पर मुसाशी पर तीरों की बारिश हो जाती है, पर मुसाशी एक बंदे को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करता है। साथ ही मुसाशी इन लोगों को गंदे तरीके से मारता है। अच्छा, तो रेत्सु सेकिगाहारा के योद्धाओं के जैसा था। हाँ, वैसे ही उस जंग में आप पर अटैक किसी भी दिशा से हो सकता था, इसलिए बहुत ज्यादा मजेदार थी। ओ, तो आप कहना चाहते हैं कि रेत्सु इतना पावरफुल था कि वो उन योद्धाओं को भी हरा सकता था? ये उसकी तारीफ ही है ना? हाँ, प्यार हो गया था मुझे उससे। उसने अपनी मुट्ठी से मेरी तलवार को रोक लिया। उसकी जो मैंने ताकत महसूस की वो एक आम आदमी से कहीं ज्यादा थी। मुझे उसके अनुशासन और लड़ने के अनोखे तरीके से प्यार हो गया था, साथ ही उसकी निडर भावना जो मेरे दिल को छू गई। ये सुनकर तोकुगावा राहत की सांस लेता है और कहता है कि ऊपर वाला रेत्सु की आत्मा को शांति दे। साथ ही तोकुगावा कहता है कि अच्छा ये बताएं कि महान तलवारबाज ससाकी के मुकाबले में वो कैसा था? ये सुनकर मुसाशी सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ मुसाशी सान, कुछ तो बोलिए ना। तोकुगावा सोचने लग जाता है कि सम्मान को लेकर शायद सोच में पड़ गए। दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं कि आखिर इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है। हाँ, अब याद आया, ये तो फुनाशिवा की बात है। फुनाशिवा में मैंने जिस तलवारबाज के साथ फाइट की थी तुम उसकी बात कर रहे हो ना? वो ससाकी जो एक मामूली योद्धा था। क्या तो रेत्सु भी मामूली है आपकी नजरों में? मुसाशी कहते हैं कि आपने जिन 3 लोगों को मुझसे मिलवाया है वो यकीनन मामूली तो नहीं थे। अगर ये मेरे दौर में होते तो अच्छा खासा नाम रोशन करते। तो अब बताइए कि अगला कौन है? सीन शिफ्ट होता है बाकी पे, जो मोतोबे से मिलने आता है। मोतोबे इसको कहता है कि भाई आखिर तू आज यहाँ पे क्या करने आ गया? बाकी इससे इसका पुराना मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। तो आखिर तुम इस मार्शल आर्ट को क्यों सीखना चाहते हो बच्चे? वो मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ, क्या ये मेरी बॉडी के लिए सही है भी या नहीं? कोई फायदा नहीं, बंदूक के इस्तेमाल से मुझे रेत्सु को भी रोक देना चाहिए था। रेत्सु को ना बचाने पर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तुम लोग जमीन और आसमान दोनों को एक कर दो तब भी मुसाशी को नहीं हरा सकते। मैं तुम सबको उस शैतान मुसाशी से बचाऊंगा। किसे बचाने की बात कर रहे हैं आप? अपने इस शरीर और अपनी इस पुरानी तकनीक के साथ। हाँ, तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये बुढ़ा आदमी अपने इस बूढ़े शरीर के साथ किसको बचा सकता है? मैं बाकी हानमा दुनिया का सबसे पावरफुल लड़का जिसको ये बुढ़ा बचाएगा। क्यों ऐसा ही सोच रहे हो ना तुम? आप चाहे जो भी सोचें, पर मैं अपनी रक्षा किसी और को करने नहीं दूंगा। जान सकता हूँ कि आपको मेरी रक्षा करने का सुझाव कहाँ से आया? क्यों ना यहीं पर आपकी तकनीक परख ली जाए। ऐसा कहकर बाकी मोतोबे पे अटैक करता है, पर मोतोबे स्मोक बम का इस्तेमाल करके बच जाता है। साथ ही वो उसके पीछे जाकर उसके सर पर खंजर रख देता है और इसी टेक्निक के साथ बाकी इससे हार जाता है। मोतोबे बताता है कि आज सुबह तुमने ही तो मुझे फोन किया था और बताया था कि हम दोनों की बात होगी, इसलिए मैं समझ गया कि हमारी बात इस मोड़ पे खत्म होगी, इसलिए तो मैंने ये स्मोक बम बनाए थे। तुम मानो ना मानो, इस अनोखे मार्शल आर्ट में सिर्फ मैं ही माहिर हूँ। इस अनोखे मार्शल आर्ट में शिबुकावा और युजिरो दोनों ही मास्टर नहीं है, एक अकेला मैं ही हूँ जो उस मुसाशी दरिंदे को हरा सकता है। और अब अगले ही सीन में मुसाशी को पुलिस हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। तोकुगावा कहता है कि उस समय इसे गिरफ्तार करने की वजह जान सकता हूँ? माफ कीजिएगा तोकुगावा, पर इसके खिलाफ कई सारे लोगों ने अरेस्ट वारंट का बयान दिया है। देखिए उत्सुमी, वो सिर्फ एक मुकाबला था जिसमें कभी कभार गलतियां हो ही जाती हैं। उत्सुमी कहता है कि मैं समझता हूँ, मैं इस केस को गलत दिशा नहीं दूंगा। यहीं पर मुसाशी उन हथकड़ियों को तोड़ देता है। अरे ये क्या, ये लोहा तो बहुत कमजोर है। तोकुगावा आप परेशान ना हो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। बाहर निकलते ही मुसाशी के सामने एक बहुत बड़ी पुलिस फोर्स खड़ी होती है। तुम लोग यहाँ पर तमाशा देखने आए हो क्या? यहीं पर सन 1921 का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुलिस उन सबरुचि को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, पर इनकी सिक्योरिटी एक मार्शल आर्ट योद्धा करता था जिसने काफी बार पुलिस को भी ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए पुलिस को भी इन मार्शल आर्ट की पावर का अंदाजा था। इस मार्शल आर्ट का नाम मुड़िए यूशुबा था। पहले इसको पकड़ना था, इसीलिए पुलिस ने एक प्लान बनाया। सबसे पहले इसके ऊपर जाल डालेंगे और फिर लंबे डंडों से इसको मारकर गिरफ्तार कर लेंगे। पर यूशिबा को पुलिस का प्लान पहले ही समझ आ गया था, पर वो छुप गए, जिससे पुलिस और सरकार दोनों ही इनसे डरने लग गई। इसीलिए मुसाशी को पकड़ने के लिए पुलिस इतनी तादाद के साथ आई थी। उत्सुमी सर कहते हैं कि चलो अब सब पीछे हटो।
मियामोटो। रुको, सुनो सुमी, जो भी तुम्हारा नाम है, इतने सारे योद्धाओं के साथ तुम्हें लगता है कि तुम मुसाशी मियामोटो को पकड़ के ले जाओगे? इस आवाज के साथ पुलिस डर के मारे पीछे हो जाती है। अरे तुम लोग तो नकली योद्धा हो। वेल अब मुशाशी गाड़ी में होता है जहाँ पर उत्सुमी सर इसको कहते हैं, हम आपके खिलाफ कोई भी केस नहीं करने वाले, क्यों ना ले दे के मामला खत्म करें। रिश्वत लेने वाले हैं क्या? लेना देना बाद में करेंगे, फिलहाल तुम इस गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम करो। सीन शिफ्ट होता है एक अलग बंदे ताकीजू मीवा पर, जो कि जापान में 4 बार केंदू चैंपियन रह चुके हैं, जिसकी एज है 38 साल। यहीं पर इसके पीछे खड़ा आदमी कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ मीवा-सान, क्या आप आज इतने खुश क्यों हैं? खुशी की वजह तुम जानते हो, और वो है मुसाशी मियामोटो से फाइट का ख्वाब जो कि अब पूरा होने वाला है। क्या लगता है आपको, क्या वो वाकई में मुसाशी मियामोटो है? तुम ये क्या बात कर रहे हो? जिन पुलिस वालों ने मुसाशी के साथ फाइट की थी वो असलियत में मार्शल आर्ट ही थे। उनके जिस्म पर पड़ा हुआ हर बार इस बात को झुटला नहीं सकता कि वो असलियत में ही मुसाशी मियामोटो है। यहीं पर जनरल उत्सुमी मुसाशी मियामोटो को लेकर आ जाता है। ओह, तो ये है मुसाशी मियामोटो। बताएं जापान के चैंपियन, आपको इनमें क्या दिखता है? समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ, पर मुझे इनमें लड़ने का जज्बा साफ साफ दिख रहा है। और अब मुसाशी इस गिंदू चैंपियन के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। आखिरकार अब वो पल आ गया जिसे मैं देखना चाहता था। यहीं पर मीवा-सान सोचता है कि हम लोग वो हैं जिन्होंने हमेशा ही तलवारबाजों को हरा के रखा है, पर इनसे निकलने वाला और महान तलवारबाज मुसाशी मियामोटो के साथ मैच करता है। आज का जमाना बहुत बदल चुका है, अब वो समय नहीं रहा कि जहाँ पर भारी भरकम तलवारों का इस्तेमाल करके फाइट की जाए। अगर आज के टाइम में स्पीड बढ़ानी है तो हथियार का हल्का होना बहुत जरूरी है। देखो इस नौसुखियों को, अभी जो मुझे इसके अंदर लड़ने की ऊर्जा दिख रही थी वो अब गायब हो गई। यहीं पर मुसाशी मीवा-सान के पास आने लगता है। सब लोग डर जाते हैं कि तभी मुसाशी अपने डंडे से इस पर अटैक कर देता है। इस अटैक से मीवा-सान दर्द के मारे तड़पने लग जाता है और वो यहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। काफी मजबूत है, पर अभी ये टूट गया। मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, इससे तो मुकाबला भी नहीं कह सकते। उत्सुमी-सान, क्या मैं घर जा सकता हूँ? अच्छा, तो आपको घर जाने की इतनी जल्दी है क्या? कि तभी यहाँ पर शिबुकावा आ जाता है। उत्सुमी शिबुकावा को मुसाशी मियामोटो के बारे में बताता है। अरे अरे, मैं समझ गया यार, ये तो मुसाशी मियामोटो है, महान तलवारबाज जो आज तक कभी नहीं हारे। वेल अभी शिबुकावा और मुसाशी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं कि तभी उत्सुमी-सान पूछता है, आप दोनों अपने वक्त के सबसे पावरफुल फाइटर हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है? ये आपने क्या पूछ लिया? मैं इनकी बराबरी कभी नहीं कर सकता, बोलने से पहले कुछ सोच तो ले। इनकी जिंदगी मार्शल आर्ट के युद्ध कलाओं में बीती है, साथ ही इनके अंदर देवताओं की शक्ति नहीं बल्कि ये खुद ही देवता है। इसी के साथ शिबुकावा आगे बढ़ते हुए मुसाशी मियामोटो को हाथ मिलाने के लिए कहते हैं। फिर जैसे ही मुसाशी हाथ मिलाता है तो वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। ये आखिर क्या हो रहा है? मैं अपना हाथ क्यों नहीं छुड़ा पा रहा? ओ मेरे देवता, आप तो मेरे कब्जे में आ गए। यहीं पर शिबुकावा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके मुसाशी मियामोटो को नीचे गिरा देता है। मानता हूँ कि वो एक मुकाबला था, पर ये बात भी याद रखो कि कायोरात्सु मेरा एक दोस्त था। इसी के साथ एक जोरदार पंच शिबुकावा मुसाशी के मुंह पे मारता है। सब लोग और मुसाशी दोनों ही शॉक्ड होते हैं कि तभी मुसाशी खड़ा हो जाता है। दरअसल ये आई की टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल शिबुकावा करता है। ना भाई ना, मैं आपसे माफी नहीं मांगने वाला। आपने मेरे दोस्त कायोरात्सु को मारा, उसका मैं बदला ले रहा हूँ। हालांकि कायोरात्सु भी इस अजीबोगरीब बदले के पक्ष में नहीं होता। सच कहूँ तो मुझे मुसाशी पसंद नहीं है, इसलिए तो मैं भड़ास निकाल रहा था। जो भी हो, पर जरा तुम ये बताओ कि तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे मैं नीचे गिर गया? ऐसा लगा कि तुमने एक बहुत बड़ा पत्थर मेरे ऊपर रख दिया। इस टेक्निक के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि गाइस सन गोकू दौड़ में ये आईगी नाम की टेक्निक थी ही नहीं, इसलिए मुसाशी को इस टेक्निक का पता भी नहीं। ये वो टेक्निक है जो युद्ध में हथियार छिन जाने के बाद इस्तेमाल की जाती थी। ऐसे समझो कि इस टेक्निक से हथियार वालों को हाथों से ही हराया जा सकता है। वैसे तो ये टेक्निक तुम्हारे दौर से बहुत बाद की है। ये बात तब क्या है जब इस देश में तलवार को बैन कर दिया गया, इसीलिए सभी को ये तलवारें छोड़नी पड़ गई। पर इसके बाद डिफेंस के लिए खाली हाथों से लड़ने के लिए एक टेक्निक बनी जिसे जुजुत्सु भी कहा जाता है। काफी टाइम पहले सुका गुफा नाम का एक बंदा था। 15 साल की उम्र में इनकी कुछ लोगों के साथ लड़ाई हुई, जहाँ पर इन्होंने इन सबको वहीं पर ही पछाड़ दिया। इसके साथ उनकी बहादुरी की कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए वो अक्सर घायल हो जाते। और इन चीजों को रोकने के लिए उन्होंने आईकी नाम की टेक्निक को इजाद किया, जिसमें छूकर ही सामने वाले को हरा दिया जाए। पता है, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके सुका गुफा ने कई सारे महायोद्धाओं को पछाड़ दिया। पर एक योद्धा और था जिसने सुका गुफा को पछाड़ दिया, और वो
वो कोई और नहीं बल्कि गोकू शिबुकावा यानी कि मैं था। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिबुकावा-सान, आप बताएं कि आपको मुझ में क्या दिखता है। यहीं पर शिबुकावा एक गर्म लावे की नदी पर होता है, फिर भी वो कहता है कि आज सुबह से ही मुझे एक फूलों का बगीचा दिख रहा है। सीन काकू पे शिफ्ट होता है जो कहता है कि क्या कहा, डिफेंस के लिए कोई बेहतरीन टेक्निक ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें सीधी सीधी बात कह दूं, डिफेंस के लिए चाइनीज मार्शल आर्ट ही बेहतरीन है। काश कि मैं ऐसा कह पाता, बिना तके अपने दुश्मन को महान टेक्निक से हरा देना। सामने अगर दुश्मन ताकतवर है तो कोशिश करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसी दौरान आपके रास्ते में बेशक आग, पानी, तलवारें और पत्थर भी आ सकते हैं। और अगर तुम लोग ये माला देख रहे हो तो ये प्रार्थना के लिए, क्योंकि मेरा एक खास शिष्य मुझे छोड़कर चला गया है। सीन शिबुकावा पे शिफ्ट होता है जो ये कहता है कि आज की सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी थी, मौसम भी बहुत अच्छा था, पर एक चीज अलग थी, सड़कें गर्म लावल की तरह दहक रही थी। फिर भी मैं आगे बढ़ते जा रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि आगे खतरा है, फिर भी मैं नहीं रुका और आगे बढ़ते चला गया। सच तो यह है कि मुसीबतों को गले लगाना मुझे बचपन से ही पसंद है। इसका मतलब समझे तो सुमी-सान कि ये फाइट तो पहले ही शुरू हो चुके हैं कि तभी मुसाशी इसको कट कर देता है। मुझे पता था कि ये ऐसा ही करेगा। चुपके से हमला करना तुम्हारी फितरत है। मुसाशी मियामोतो-सान, आज की दुनिया में आए हो तो थोड़ा जागो, पुराने समुराई दौर से निकलो और हमसे लड़ो। ये सुनते ही मुसाशी की बॉडी से एक ऊड़ा निकलने लग जाता है, जिसे देखकर शिबुकावा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मुझे पता था कि इसके पास लंबी और छोटी दोनों तलवारें हैं। ऐसा सोचते ही मुसाशी मियामोतो इस पे अटैक कर देता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक सैमुराई जो है। मुसाशी के इस इनविजिबल कार्ड से शिबुकावा दर्द के मारे तड़पने लग जाता है। इसी के साथ वो नीचे गिर जाता है। सेंसे, क्या आप ठीक है? ये सुनकर शिबुकावा उठ जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि एक महान तलवारबाज ऐसा ही करेगा। मेरे अटैक से पहले ही तुमने अटैक कर दिया और जताया भी नहीं कि तुम अटैक करने वाले हो। आई की टेक्निक का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। इसी के साथ शिबुकावा इसके पास जाता है और कहता है कि मैं हार गया। इसी के साथ शिबुकावा इसे हैंडशेक करता है। मुसाशी भी हैंडशेक करता है। शिबुकावा दोबारा से उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है कि तभी मुसाशी शिबुकावा को कई स्लाइसेस में कट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है युजिरो हानवा पर जो मोतोबे को कहता है, हाँ भाई, तुम्हें मेरा पता उस दद्दू तोकुगावा ने बताया ना। भाई देख रहे हो युजिरो की बॉडी। वैसे मैं तुमसे ये कहना तो नहीं चाहता था, पर मैं तुमसे ही मिलने आने वाला था। ऐसा क्या? तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? वैसे भी आजकल तुमसे मिलने के लिए कई सारे लोग आ रहे हैं। तुमसे बेहतर उस मुसाशी को और कोई नहीं जानता। यहीं पर युजिरो वाइन के गिलास को एक ही सांस में घटक जाता है। पियो, मजे करो। अच्छे अंगूरों से बनाई गई है, साथ ही अच्छे बैरल्स में भी रखी गई है। यहीं पर युजिरो सस्ती कैंडीज को चबाने लग जाता है कि तभी मोतोबे कहता है, युजिरो हानवा दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान मेरे सामने बैठकर कैंडी खा रहा है। तुमने तो मुझे अनोखा नजारा दिखा दिया। मुसाशी के आने से नया जुनून भर आया है। आज मूड बहुत अच्छा है। मैं मुसाशी से मिलना चाहता हूँ, मुफ्त की नसीहत देना चाहता हूँ। बिल्कुल भी मत मिलना उससे, क्योंकि उसे तुम कभी नहीं हरा सकते। ये सुनकर युजिरो गुस्से से खड़ा होता है। बाहर इतनी गर्मी भी नहीं है, फिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? अगर मैं उसे नहीं हरा सकता तो कौन है जो उसको हरा पाए? जोश में आने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। ये सुनकर युजिरो गुस्से से बुखला जाता है। पहले तो अपनी रक्षा कर ले। यहीं पर मोतोबे स्मोक बम का इस्तेमाल करके युजिरो से बच जाता है। युजिरो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान मेरी रक्षा कैसे कर सकता है, जबकि मैं बचपन से अपनी रक्षा खुद ही कर रहा हूँ। मैंने तो अपनी माँ को दूध पिलाने की इजाजत भी खुद दी थी। कोई मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? इसी के साथ युजिरो फुल गुस्से से दहाड़ता है, जिससे पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है। सीन मोतोबे पे जाता है, जिसकी डर के मारे चड्डी गीली हो जाती है। वो बहुत ज्यादा डर गया था। मुझे जो करना था वो मैंने कर ही दिया। मैं इसे मोतोबे, बाकी हानवा, युजिरो हानवा, कासुमी अरुचि, जैक हानवा, शिबुकावा सेंसे, इन सब की रक्षा अब मैं ही करूंगा। प्राचीन मार्शल आर्ट का ज्ञान सिर्फ मुझे है, जो मैं देख सकता हूँ, ये वो कभी नहीं देख सकते। सीन तोकुगावा के घर पे जाता है, जहाँ पर उसका माली एक मधुमक्खी को पकड़ कर कहता है कि हाँ, मौसम बदल गया यार। कि तभी वो मधुमक्खी डर के मारे भिन भिनाने लगती है, क्योंकि इसके सामने युजिरो हानवा खड़ा होता है। माली भी बहुत ज्यादा डर जाता है। मधुमक्खी युजिरो की तरफ बढ़ती है कि युजिरो इसे एक ही अटैक में मसल देता है। यहीं पर ये माली कहते हैं कि सर, आप पीछे के रास्ते से क्यों आए? आप तो सामने के गेट से भी आ सकते थे। ये मेरा तरीका है, और मेन बात, मैं चाय पीने तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या?
तो मेहमान आ गया ना। दूसरी तरफ मुशाशी एक गहरी सोच में होता है। हाँ, क्या हो मुशाशी सान, आप इतनी सोच में क्यों है साहब? टोकुगावा-सान, मुझे ये बताएं, क्या आपने किसी को बुलाया है क्या? चलो अब जो भी बाहर खड़ा है जल्दी अंदर आ जाओ। यूजिरो गुस्से के साथ अंदर आता है। टोकुगावा-सान, एक और कप मंगवाए। और अब यूजिरो इनके साथ ही बैठकर वाइन पीने लग जाता है। दोनों ही कप के ऊपर कप खाली करने लग जाते हैं। तभी मुशाशी को यूजिरो के पीछे सोने का एक पहाड़ दिखाई देता है। ओहो, ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग पहुंच गया हूँ। चलो अब तुम बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या दिखता है। तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कि मुझे तुम में क्या दिखता है? कैसा बेकार सा सवाल है। मेरे चारों ओर सोने के पहाड़ क्यों ना हो, फिर भी मुझे तुम दिखोगे, क्योंकि मेरे सामने असली मुशाशी मियामोटो दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज बैठा है। और अगर यहीं पर मैं कोई हरकत करूं तो ये मुझे उसका जवाब भी जरूर देगा। तो बताओ कि तुम्हें मुझ में क्या दिखता है? सोना तो बिल्कुल भी नहीं दिखा होगा। क्या सोना दिखना अच्छी बात नहीं है क्या? हाँ, क्योंकि इनकी चमक बहुत कम है। चमक जरूरी है क्या? देखो, लड़ना मकसद नहीं बल्कि आगे बढ़ने का तरीका है। टोकुगावा शौक में होता है कि इसका क्या जवाब देगा ये मुशाशी। मैंने काटा और काटता चला गया। मुशाशी कहता है कि मैंने 60 से भी ज्यादा लड़ाइयाँ की, अगर छोटी मोटी लड़ाइयों को ऐड करें तो आंकड़ा 100 से भी ऊपर जा सकता है। मैंने लोगों को काटा और सिर्फ काटता चला गया। हाँ, मैं जानता हूँ। इसी के साथ मेरा नाम फैलता चला गया। ये कहानी तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। क्योटो, नारा, इरेदो, इन सभी इलाकों में मेरा नाम धीरे धीरे करके फैलता चला गया। इसीलिए उस इलाके के सरबराह भी मुझे पसंद करने लग गए। उस जमाने में मैं सबसे ताकतवर तलवारबाज था। इसके साथ ही मेरे काम की कीमत बढ़ती चली गई। मर्द हो या औरत, दोनों ही मेरे काम की इज्जत करते थे। मैं जहाँ भी जाता लोग मुझे घेर लेते थे। खूबसूरत औरतें, लाजवाब खाना, बेहतरीन पीने के लिए साकी। सच कहूँ तो मेरा जो दिल करता वो मैं सब कर सकता था। मुझ में कामयाबी की हुक है। मैं जो चाहूँ वो करना चाहता हूँ। इतना मशहूर होना चाहता हूँ कि कहीं जगह पर मैं छुप ना सकूं। मेरे चारों तरफ बस लोग ही लोग हो। हर कोई मेरी तारीफ करे। मेरे अंदर तारीफ की भूख ही भूख है। यहीं पर मुशाशी का ध्यान यूजिरो पे जाता है, जो मस्त वाइन पी रहा होता है कि तभी ये इसको कट कर देता है, मगर यूजिरो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। वाह, क्या बात है, क्या बात है। टोकुगावा सोचता है क्या इसने यूजिरो को काटा? तुम्हारे जिस्म की मजबूती तो कमाल की है। ये खून और मांस से बना हुआ जिस्म तो नहीं लगता, बल्कि ये एक कवच है जिस पर मेरा वार बेकार चला गया। इस तलवार के तिरछे वार से मैंने न जाने कई लोगों को काटा, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी को कंधे से काट नहीं पाया। ये तो बड़े शर्म की बात है। मुशाशी चौंक जाता है। यूजिरो कहता है, हाँ भाई, तुमने तो अपनी तलवार तक निकाली, तो तुम ये काटने वाटने की बात कैसे कर सकते हो? तलवारबाजी कम हवाबाजी बहुत ज्यादा है। वहीं पर यूजिरो अपनी एक उंगली से वाइन के गिलास को तोड़कर इसके माथे पे मारता है, जिससे इसके माथे से खून निकलने लग जाता है। टोकुगावा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सुनो दद्दू, इसे एक तलवार दो, चलाने का मन हो रहा है इसका। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है ताकतवर इंसान। और अभी यहीं पर यूजिरो और मुशाशी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो गाइस अब वो पला चुका है जहाँ पर यूजिरो मुशाशी के साथ फाइट करेगा। बड़े वक्त से इंतजार कर रहा था इस दिन का। आज कोई टक्कर का मिला है मुझे। इन दोनों को बड़े गौर से देख रहा होता है कि तभी मुशाशी अपनी तलवार बाहर निकालता है कि तभी यूजिरो इसकी तलवार को पकड़ लेता है। ओह लाजवाब। मियामोटो, नौटंकी मत करो। इसके साथ यूजिरो मुशाशी पे एक जोरदार अटैक करता है, जिससे मुशाशी पीछे होने लगता है। इसी के साथ वो यूजिरो को भी अपने साथ खींचने लग जाता है। यहीं पर यूजिरो मुशाशी को रोकता है। मुशाशी की हालत थोड़ी पतली हो जाती है, पर मुशाशी तलवार नहीं छोड़ रहा होता, इसलिए यूजिरो इसे इधर उधर घुमाता है। फिर भी मुशाशी तलवार नहीं छोड़ता। सच कहता हूँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा वार कभी नहीं झेला। इसकी मुट्ठी का दम भी तलवार जितना ही ताकतवर है, मगर हाँ, मुशाशी की तलवार का दम सबसे ऊपर है। यूजिरो के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लग जाती है। खेल बढ़िया था ताकतवर इंसान। मुशाशी अपना दम लगाता है, पर यूजिरो तलवार नहीं छोड़ता। ओह, हम मान गए ताकतवर इंसान। इसी के साथ वो यूजिरो को तलवार के साथ ही उठा लेता है, पर यूजिरो खुद को संभाल लेता है। और मुशाशी के हाथों में दोनों तलवारें होती है। तुम शांत बैठने वालों में से नहीं हो मुशाशी। आखिर ये कैसे हो गया भाई? ये तो नीची रू इस्तेमाल कर रहा है। आज तुमने मुझे खुश कर दिया। यूजिरो की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। यूजिरो अपनी डीमन पैक का भी थोड़ा इस्तेमाल करता है। इसी के साथ कितनी खुशी का पल है, अब आएगा असली मजा। यहीं पर मुशाशी अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करके यूजिरो पर अटैक कर देता है, पर यूजिरो इसके अटैक को डॉज कर लेता है। एक अटैक यूजिरो को लग भी जाता है। यूजिरो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान किसी और को ये खिताब कैसे दे सकता है? यूजिरो को ये याद नहीं होता कि वो आखिरी बार किसके अटैक से बचा था। टोकुगावा सोच में होता है कि भाई इन दोनों में सबसे ताकतवर
ताकतवर कौन है। इन दोनों के सामने दुनिया भर के जानवर भी लाए जाएं, तब भी वो इन्हें नहीं हरा पाएंगे। किस्मत का खेल है कि ये फाइट मुझे देखने को मिली। इसी के साथ मुसाशी अपने जिस्म को फुल्ली ढीला छोड़ता है और अपने पाँव के दम से युजिरो हन्मा पर अटैक कर देता है। यहीं पर मुसाशी 1 सेकंड बल्कि 1 सेकंड के 100वें हिस्से में समझ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। युजिरो इसकी कलाई को पकड़ लेता है। कलाई तो बहुत मजबूत है। इसी के साथ वो इसके टेस्टिकल पर वार कर देता है, जिसमें मुसाशी को वो दर्द मिलता है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया होता। इस दर्द में इसकी दोनों तलवारें हाथों से छूट जाती हैं। ये दर्द तो इसने जंग के किसी मैदान में भी फील नहीं किया था। तोकुगावा कहता है कि फैसला हो गया, पर फिर भी मुसाशी खड़ा हो जाता है। अब वक्त है उस दाव को चलने का, जिसका इस्तेमाल सिर्फ इस पे करना है मुझे। क्या अभी भी और कुछ देखने को मिलेगा? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? उस वार का इस्तेमाल करने के लिए इससे बेहतर और कोई नहीं मिलेगा। यहीं पर मुसाशी मियामोटो को एक फ्लैशबैक आता है। आम लिखाई अगर थोड़ी टेढ़ी हो तो ज्यादा अच्छी लगती है, साधा टेढ़ी लिखावट तो और भी ज्यादा अच्छी लगती है, और ऐसा ही अगर हम तलवार के साथ करें तो कैसा लगेगा। इसी के साथ ही मुसाशी अपने एक शिष्य को ट्रेनिंग दे रहा होता है। इसकी लड़ने की ऊर्जा कमाल की है। भले ही इसके हाथ में तलवार नहीं है, पर ऐसा लग रहा है कि इसके हाथों में छोटी और बड़ी दोनों तलवारें हैं। मैं तुम्हें काटना नहीं चाहता, फिर भी तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? यहीं पर मुसाशी एक ही झटके में इसको दबोच लेता है। ये तुमने कैसे किया? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और फिर यहाँ से। मैंने तुम्हें हर एक जगह से काट दिया। यहीं पर मुसाशी इसे एक ही हाथ से दूसरी तरफ कर देता है, और इसी के साथ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो गए। मेरा हो गया, तुम अभ्यास करते रहो। ये क्या, पिछले 1 साल से इन्होंने तलवार नहीं उठाई और अभी ये कह रहे हैं कि इनके अभ्यास हो गया? कैसे? मुझे लिखने का बहुत शौक था। जब भी मैं खाली कागज देखता तो उन पे लिखने लगता था। लिखते लिखते मैं उनमें बह जाता था। कुछ टाइम के बाद मैं अपने ही दिमाग में लिखने लग गया। इसी के साथ मेरा यह पागलपन इतना ज्यादा बढ़ गया कि दीवार, झरने, यहाँ तक के आसमान पर भी मैं लिखने लग गया। और जब मैं इस हालत में पहुंचा तो लिखने के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, और ऐसा ही मैंने तलवार के साथ किया। इसलिए अब मुझे तलवार की भी जरूरत नहीं है। सीन दोबारा से फाइट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर युजिरो कहता है, देखो मेरा नाम है युजिरो हन्मा। लोग मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान भी कहते हैं। वाकई में ताकतवर तो हो युजिरो हन्मा-सान। देखो मैंने सामने से चोट खाई ताकि मैं तुम्हारे पैरों के बीच में वार कर सकूं। तुम में भी काफी दम है, या शायद उससे ज्यादा, जैसे अफवाहें सुनी थी। ये अफवाहें तो पिछले 400 साल से फैल रही हैं। यहीं पर मुसाशी समझ आता है कि ये अव्वल दर्जे का योद्धा है। क्यों तोकुगावा-सान, सही कहा ना? जैसे आपको सही लगे मियामोटो दोनों। इसी के साथ मुसाशी अपनी तलवार को उठाता है और वो वापस ही म्यान में डाल देता है। इसके बाद इन दोनों तलवारों को मुसाशी तोकुगावा को वापस कर देता है और अब मुसाशी युजिरो हन्मा के सामने आ जाता है। किस्मत अच्छी है कि मैं दोबारा से तुमसे लड़ने वाला हूँ। अभी भी बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। तलवार रखने के बाद इसकी ऊर्जा और भी ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, इसने तलवार रखी नहीं, अभी भी इसके हाथ में तलवार है। इसी के साथ युजिरो अपने दोनों हाथ बाहर निकालता है कि तभी मुसाशी इस पर अटैक कर देता है। इस अटैक में युजिरो की लेग पे काटा जाता है, साथ ही युजिरो के हेयर भी थोड़े से कट जाते हैं। बस बहुत हुआ, नितेन युजिरो का वार आज रात ही पूरा हो जाएगा। मैं समझ गया, इसके बाद तुम्हें तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तभी तो 2 तलवारें इस्तेमाल करते हो। यहीं पर मुसाशी युजिरो पर अपना फाइनल अटैक करता है कि तभी बीच में मोतोबे-सान आ जाता है, जो वो बड़ी बेहोश हो जाता है। सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं कि तभी युजिरो का पारा हाई हो जाता है। वो इसको जोरदार किक करता है। मोतोबे, बीच में आने की हिम्मत कैसे की? तो मैं इस युजिरो हन्मा की रक्षा करेगा। रुको 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 युजिरो। मुसाशी भी युजिरो को रोकने की कोशिश करता है। बीच में मत पड़ो, दिमाग ठंडा करो युजिरो। मोतोबे बीच में आए, ये उसकी गलती है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुकाबला यहीं पर ही रद्द होता है। मतलब थोड़ी देर के बाद मोतोबे को होश आता है। यहीं पर मोतोबे को मुसाशी का किया हुआ वो वार भी फील होता है। तुमने जो किया तुम्हें इसका अंदाजा भी है? बीच में आने की वजह से तुम्हारी जान भी जा सकती थी। अगर मैं बीच में नहीं आता तो ओगर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। अच्छा, थोड़ी ये बात है, मुझे आप ये बताएं कि वो कहाँ गए? मुझे नहीं पता, बल्कि यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए। मोतोबे कहते हैं कि इनके मार्शल आर्ट की टेक्निक बहुत ज्यादा कमजोर है। माफ कीजिएगा तोकुगावा, अगले मुकाबले में इसी कोकरोच की तरह मैं मुसाशी के 2 टुकड़े कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है युजिरो हन्मा और मुसाशी पे, जो मजे के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं। लोग इन्हीं को ही देख रहे होते हैं। युजिरो हन्मा-सान, तुम बहुत मशहूर आदमी हो क्या? क्योंकि सबकी नजरें तुम्हारे ऊपर ही हैं। जो बगल से जा रहा है वो भी पलट के देख रहा है। वो तुम्हें भी देख रहे हैं। और अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है मोतोबे और तोकुगावा पे। अब मैं समझा कि तुम प्राचीन मार्शल आर्ट का ज्ञान करते हो, इसीलिए तुम मुसाशी मियामोटो को हरा सकते हो, है ना? हमें सच में लगता है कि उसकी तलवार के साथ तुम उसको हरा पाओगे। हाँ, मुसाशी मियामोटो वर्सेस इजो मोतोबे, जो भी देखेगा इस मुकाबले को खुश होके जाएगा। ये उनके लिए बहुत ज्यादा मजेदार होगा।
सच कहूँ तो मुझे ऐसा साफ साफ कहिए ना कि इस बुढ़े मोतोबे की जबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई है। मुशाशी से लड़ना चाहता है ये, ऐसा ही सोच रहे हैं ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों की चिंता मत करें, उन्हें जो सोचना है सोचने दे। अगर उन लोगों को लगता है कि मैं मुशाशी मियामोतो को हरा नहीं सकता तो ऐसा ही सही। आपका नियम है कि हथियारों को छोड़कर सब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे मुकाबले में ऐसे हल्के नियम काम नहीं करेंगे। दूर से चलाने वाले बम, औजार, हथियार, कला और ज्ञान, इन सब का इस्तेमाल करके मैं मुशाशी को हरा ही दूंगा। ये बात सुनकर तोकुगावा को समझ आ जाता है कि भाई ये लड़कर ही मानेगा। सीन शिफ्ट होता है यूजिरो और मुशाशी पे, जो बड़े मजे के साथ वाइन को पी रहे होते हैं। दम तो है, विस्की है ये। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं उस आदमी की बात कर रहा हूँ, उसमें जोश कुछ ज्यादा ही है। मोतोबे मुकाबले में सब कुछ इस्तेमाल करने का कह रहा है। मैं अब तक आकर जिन भी लोगों से लड़ा हूँ उन सब की कला मोतोबे से कहीं गुना कम है। मोतोबे जैसा योद्धा कमाल का है। उसके पास एक छोटी सी तलवार और काफी सारे छुपे हुए हथियार हैं जो वो फाइट के दौरान इस्तेमाल करता है। और अब उन हथियारों को इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। क्या कह रहे हो तुम? ये कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि मोतोबे के पास जो हथियार है उन पर वक्त की मोहर लग चुकी थी। पर अब तुम्हारे आ जाने की वजह से मोतोबे उन औजारों का इस्तेमाल करेगा जिनमें स्मोक बम और निंजास के कुछ हथियार भी शामिल है। सही कह रहे हो तुम, इन हथियारों का इस्तेमाल तो हमारे दौर में भी बहुत कम हुआ था। इसलिए मोतोबे तुम्हारी वजह से उन हथियारों का इस्तेमाल कर पाएगा। सही कहा तुमने, वैसे तुम एक दिलदार आदमी हो। सीन शिफ्ट होता है मोतोबे पर, जो आगे बढ़ते हुए जा रहा होता है कि तभी उसके सामने गायकुन नाम का उसका एक शागिर्द आ जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा सेंसे। तो वो ऊपर तुम ही थे? जी, मैं वहाँ ऊपर ही था। इसके बाद मोतोबे गायकुन को अपने डोजो में लेके जाता है। गायकुन वहाँ पर पड़े हुए सभी हथियारों को खुशी से देखने लग जाता है। इन हथियारों की बनावट कमाल की है सेंसे। तुम्हें हथियार पसंद है? जी बहुत ज्यादा, क्योंकि इन हथियारों को अपना मकसद पाने के लिए बनाया जाता है। वैसे तो मैं इस डोजो में कई बार आया हूँ, लेकिन जब भी आता हूँ मेरे अंदर एक नया जोश भर आता है। ये जगह तो मेरे अंदर भी जोश भर देती है। आप तो हर रोज आते हैं, फिर भी सच कहूँ तो आप एक कमाल के योद्धा हैं सेंसे। आप जैसा महान इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। यहीं पर मोतोबे कहता है चलो आज थोड़ी ट्रेनिंग करते हैं। तो क्यों ना शुरू करें? इसी के साथ गायकुन मोतोबे पर एसिड वाले कैप्सूल का इस्तेमाल करता है, जिसे मोतोबे डोज कर लेता है। एसिड वाले कैप्सूल का इस्तेमाल ये तुमको मैंने ही सिखाया था। अगर ये मेरे चेहरे पर लग जाता तो मुझे काफी नुकसान होता। मोतोबे इस एसिड को साफ करने लगता है। गायकुन इसके पास जाता है और अपने हाथ में छुपाए हुए हथियार का इस्तेमाल करके इस पे अटैक कर देता है कि तभी मोतोबे उस कपड़े को इसके हाथ पर डाल देता है। इसके बाद मोतोबे गायकुन को जमीन पर पटक देता है। गायकुन हार मान लेता है कि तभी मोतोबे अपनी बेल्ट से इसको बांध देता है। क्या कहते हो गायकुन, डोजो सुरक्षित जगह है या नहीं? कि तभी इसकी पैंट नीचे गिर जाती है। अबे यार क्या मुसीबत है। अब चलो जल्दी मेरी बेल्ट मुझे वापस करो। गायकुन समझ जाता है कि इनका दिल बहुत ज्यादा साफ है। सीन शिफ्ट होता है तोकुगावा पर, जिससे जैक मिलने के लिए आता है और इसकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। जैक, ये तुम्हारी हाइट को क्या हुआ, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई? जो इंसान लंबा होता है वो छोटे इंसान से ज्यादा ताकतवर होता है। इस बात को जानता तो हर कोई है पर मानता कोई नहीं। 8 फीट हाइट, 201 किलो वजन, फुर्ती कायम रखने के लिए इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ा सकता था मैं। चले आप मुशाशी का पता बता दें, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। देखो यार, बड़ा होना अच्छी बात है, पर एक शख्स ऐसा भी है जो ये नहीं चाहता कि तुम मुशाशी के साथ फाइट करो। इसके बाद तोकुगावा जैक को नदी के पास लेके जाता है। क्या कहा? इज़ो मोतोबे? हाँ सही समझे, हाँ सही समझे। क्या? पर वो मुझे मुशाशी से लड़ने के लिए क्यों रोक रहा है? ये तो हमें भी नहीं पता, पर मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि तुम एक मुकाबला मोतोबे से कर लो। क्या कहा आपने? मोतोबे से? सही सुना, वो कमजोर है, थका हुआ है और अब वो बूढ़ा भी हो चुका है। पर हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तज्जुब है, इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी मैं मोतोबे की फितरत को जान नहीं पाया। मैं कितना लापरवाह हूँ। पर जैक, तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम हथियारों के खिलाफ लड़ सकते हो? जी नहीं, पर मुझे इनका अनुभव है, हथियारों के खिलाफ लड़ना इतना भी मुश्किल नहीं होता। बहुत बढ़िया जैक, अब तुम्हें ही मोतोबे को समझाना होगा। पर याद रहे जैक, ये मुकाबला किसी अरीना में नहीं होगा, बल्कि पार्क में रात के वक्त होगा। पार्क में फाइट करने का सुझाव किसने दिया, इसके बारे में हमें तफसील से बताया जाता है। दरअसल पार्क में फाइट करने का सुझाव मियोमित्सु माइदा ने शुरू किया था, जो जुजुत्सु के जन्मदाता और कोदोकन के महारथी भी कहलाते हैं। उस दौर में एक हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन रेसलर था जिसको रायन रशियन के नाम से जाना भी जाता था। माइदा और रायन एक पार्टी में मिले थे। माइदा ने रायन को एक क्रॉस स्टाइल मैच का सुझाव दिया। नियम यह था कि वो अपने रोजमर्रा के कपड़े पहनकर पार्क में जाएंगे और ये तब तक चलते रहेंगे जब तक ये एक दूसरे के सामने नहीं
वहीं आ जाता है और सामने आते ही फाइट शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही जैक और मोतोबे के साथ होता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही जैक के सामने मोतोबे खड़ा होता है। काफी बड़े लग रहे हो। जैक को पता होता है कि मोतोबे रोजमर्रा के कपड़ों में भी काफी खतरनाक है। तुम छुपे हुए हथियार इस्तेमाल करते हो ना, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जल्दी आदत पड़ जाएगी। यहीं पर मोतोबे जो सिगरेट पी रहा होता है उसी को वो जैक की आंखों में दे मारता है। साथ ही वो जैक को डबल किक करता है, पर जैक नीचे नहीं गिरता। हाँ, मैं समझता हूँ कि मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, पर शायद ये मुकाबला ऐसा ही होने वाला है। और अब जैक लड़ने के लिए अपनी शर्ट उतारने वाला होता है कि तभी मोतोबे अपनी पीठ से एक डंडा निकालता है और इसकी टांगों पे मारता है, जिससे जैक नीचे बैठ जाता है। ओह, बैठने के बावजूद भी तुम काफी बड़े दिख रहे हो। वेल, अब जैक उठने की कोशिश करता है कि तभी मोतोबे इसके सर पे डंडा मारता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है। चलो बेटा जैक, अब उठ जाओ, तुम एक लकड़ी वाले डंडे से थोड़ी हारोगे। इसी के साथ जैक अब दोबारा से खड़ा हो जाता है। सभी लोगों का ध्यान जैक और मोतोबे की फाइट पे होता है कि तभी जैक अपनी शर्ट को फाड़ देता है। जैक हनुमा को तोकुगावा की कही बात याद आती है। हमारा ओपोनेंट कोई अच्छा आदमी नहीं है। जिस मोतोबे को तुमने अरीना में देखा था, ये वैसा बिल्कुल नहीं होगा। बात तो सही है, ये खिलाड़ी कम योद्धा ज्यादा लगता है। ऐसा योद्धा जिसने लंबे अरसे तक अच्छी ट्रेनिंग ली है। पर हाँ, सुनो मेरी बात, एक खिलाड़ी को भी कभी कम मत आंकना। बिल्कुल भी कम नहीं आंकूंगा। उस खिलाड़ी की मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ जो कड़ी ट्रेनिंग करके मेरे से फाइट करे। और जब आपके सामने खिलाड़ी खुद जैक हैमर हो कि तभी जैक इसको किक कर देता है। मोतोबे दूर जाके गिरता है, पर जब जैक अपने पाँव को देखता है तो उसके अंदर एक कुनाई घुस चुकी होती है। जैक कुनाई को बाहर निकालता है। मोतोबे उठकर इसके पास आने लगता है। बस इतना ही कर सकते हो तुम। जैक हैमर, जिसकी हाइट 8 फीट और वजन 201 किलो है, वो जो अपने जिस्म को मन मुताबिक बड़ा या छोटा कर सकता है। सब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पे शूटिंग चल रही है या फाइट। तुम्हारी किस्मत खराब है जैक, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं खड़ा। यहीं पर जैक दोबारा से किक करने की कोशिश करता है कि तभी मोतोबे इसका पाँव ही काट देता है। वैसे मानना पड़ेगा जैक, तुम्हारी हड्डियां बहुत मजबूत है। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारा पाँव पूरा काट दिया। और अब जैक गुस्से के साथ मोतोबे के कंधे को बाइट कर लेता है। यार क्या ये दोस्ती वाली फाइट है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। भाई थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? मैं जिस जैक को जानता था वो अब तक हड्डियां में चबा चुका होता। चलो माना कि तुम्हारे दांतों की पकड़ अच्छी है, पर ये कोई मार्शल आर्ट नहीं है। ऐसा कहकर मोतोबे अपना कंधा पीछे करता है, जिससे जैक के सारे दांत टूट जाते हैं। जैक फुली चोक्ड और सारे लोग इन्हीं की फाइट को ही देख रहे होते हैं। मेरा मुकाबला जैक हैमर के साथ है और तुम्हें लगा होगा कि मैं बिना तैयारी के आऊंगा। ये जो तुम जैकेट देख रहे हो, इसको एरामिड फाइबर से बनाया गया है। ये मटेरियल विमानों को मजबूती देने के लिए बनाया जाता है, जिसको पैराग्लाइडर की रस्सियां और टायर्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वो जैक जिसका जबड़ा नारियल की भी चटनी बना दे। उस जबड़े ने मुझे दर्द तो दिया, पर मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाया। लेकिन इस दर्द के बावजूद भी मैंने उसके सबसे कीमती हथियार छीन लिए। क्यों न जैक, इस खेल को यहीं पर ही खत्म करें। तुम्हारा बायां पैर काफी ज्यादा जख्मी है। तुम्हारे सबसे कीमती दांत भी मैंने छीन लिए। वो लंबाई जिसके लिए तुमने मेहनत की थी, वो भी अब किसी काम की नहीं रही। ये सुनकर जैक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। आप सब समझ गए होंगे, शेर के दांत भले ही टूट जाए, पर वो शेर शेर ही रहता है। इसी के साथ जैक मोतोबे को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मोतोबे एक ट्री के साथ टकराता है। जैक मोतोबे पर लगातार पंचेस की बारिश कर रहा होता है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि तभी मोतोबे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। जिस्मानी ताकत में मैं इससे बहुत ज्यादा पीछे हूँ। जैक जैक रुको, रुक जाओ जैक, अब तो रुक जाओ। सब लोग शौक होते हैं कि भाई कोई पुलिस को बुलाओ, ये तो इस बुढ़े की चटनी बना देगा। और अब जैक ने भी अपने पंचेस की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी होती है। यहीं पर मोतोबे जैक को मुंह पर किक करता है। जैक समझ आता है कि इसने अपने जिस्म में बारूद को छुपा रखा था। जैक, तुम मुझे मारने में इतना डूब गए कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि हर वार के साथ धमाका हो रहा था। मैंने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये जैक के लिए खतरनाक भी हो सकता है। पर अब मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। इसी के साथ ये जैक पर शूरिकेन से वार करता है। इसके बाद ये चेन का इस्तेमाल करके जैक को नीचे गिरा देता है। फिर इसी चेन से जैक के मुंह पर वार करता है। आखिर में ये जैक को जमीन पर ही पटक देता है। जैक बेचारा कुछ भी नहीं कर पाता। फिर मोतोबे इसे रस्सी से बांध देता है। यहीं पर मोतोबे इसके सामने अपने खंजर को रखता है और कहता है, जैक तुम हार गए, अब मैं ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अब कुछ टाइम के बाद सीन शिफ्ट होता है एक नदी पर, जहाँ से मछलियाँ गायब होती जा रही थी। यहाँ पर मछलियाँ इतनी ज्यादा थी कि इन्हें आप ऊपर से भी देख सकते थे, पर अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। यहीं पर एक बंदा अपनी बोट पर बैठकर मछलियों को पकड़ रहा होता है कि तभी इसके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये बड़ी खुशी के साथ उसे खींचने लग जाता है, लेकिन उस चीज की पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसका कांटा ही टूट जाता है। कि तभी इसका ध्यान आगे जाता है, जहाँ पर इसे एक बहुत ही बड़ा विशाल मॉन्स्टर दिखाई देता है। यहीं पर सीन काट हो जाता है। अगले ही दिन मीडिया वाले इस नदी पर आ जाते हैं। नाजरीन, एक 10 फीट लंबी हाउस बोट को बीच से मोड़ा गया है। समझ नहीं आता कि इस काम को किस इंसान ने किया होगा या शायद किसी जीव ने किया हो। ये न्यूज रिपोर्टर बताता है कि पुलिस और फायर डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर इस हमले की जांच कर रहे हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा एलिगेटर पानी से बाहर निकलता है,
है, जिसको देखकर ये न्यूज रिपोर्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और इस एलिगेटर को भाई पिकल ने पकड़ रखा होता है। पूरी सीरीज में इस बार इसका रोल दिखाना था। पिकल ने इस एलिगेटर को अपने पंजों में दबोच रखा होता है। पिकल के लिए ये बस एक छोटा सा डायनासोर है, पर अब ये इसका खाना है, इसलिए पिकल इसको पकड़कर इस होल के अंदर खींचने लग जाता है। ये होल इसके लिए बहुत छोटा है, ये नहीं जा पाएगा, पर पिकल की स्ट्रेंथ के सामने इस होल की क्या औकात है, ये इस मगरमच्छ को खींच ही लेता है। मीडिया वाले बताते हैं कि हमारे होनहार रिपोर्टर के बाद हम तक नहीं पहुंच पा रही। थोड़ी देर के बाद न्यूज रिपोर्ट की जाती है। जिस चीज को सब लोग डायनासोर समझ रहे थे वो तो एक विशाल मगरमच्छ था, जिसको एक आदिकाल का आदमी पकड़ कर ले गया। यहीं पर मुशाशी टीवी को कट कर देता है। क्या किया तुमने, पागल हो गए हो क्या? मैंने उस आदमी को काटा, पर वो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने टीवी को काटा है जिसमें सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें दिखाई जाती हैं। छोड़ो ये बात है, तुम ये बताओ कि आखिर वो आदमी कौन था? वो पिकल है जो 250 मिलियन ईयर से लेकर अब तक जिंदा है। पुराने जमाने में वो डायनासोर्स का शिकार करता था। ये डायनासोर्स क्या होते हैं कुछ समझ नहीं आया मुझे, पर वो आदमी दिलचस्प था। ओ तो तुम्हें भी उसमें दिलचस्पी है। यहीं पर मुशाशी इसको कट कर देता है। क्या तुमने मुझे काटा? मुझे उससे मिलना है। सीन शिफ्ट होता है मोतबे पर, जो न्यूज पेपर को पढ़कर सोचता है कि भाई मैं पिकल नाम के इस बंदे को भूल कैसे गया, अब इसकी रक्षा भी मुझे ही करनी होगी। तो ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें बाकी टू का ये फुल सीजन अच्छा लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना।